हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है और इससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हिंदी में भी बताया था, नहीं मिला। तो हमने पहले भी बोला था बच्चों कि 7 सेट बनेंगे, मिनिमम 5 से 7 सेट हर एक क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और इसमें से 1 या 2 सेट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और हिंदी में केवल पद्यांश आपका पीछे से दिया था, जो 1-2 सेट थोड़ा डिफिकल्ट थे, बाकी सब में एकदम शानदार तरीके से दिया था। पेपर एकदम 100 में 100 करने लायक था। तो सोचिए अगर आपके साथ हिंदी में हो गया कि भाई 10 से 20 नंबर गड़बड़ हो गया, सोचो जरा कि अदर सब्जेक्ट में भी ऐसा आ गया तो क्या होगा। इसलिए अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, अब मेहनत करने का वक्त है। क्योंकि अगर हम बात करें बच्चों, तो जो समय 5 से 6 दिन 7 दिन मिला है आपके बायोलॉजी और मैथ के लिए, उसके बाद सोचो 1 दिन के बाद इंग्लिश लगा दिया है। और जरा सोचो अगर ऐसा पेपर फिर से आपको मिल गया जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ है, तो सोचो क्या होगा आपके साथ। इसलिए अब वक्त है जमकर मेहनत करने का। आप 1 घंटे भी अगर देरी करते हो, 1 घंटे आराम करते हो, तो उस 1 घंटे में कोई ना कोई मेहनत कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो भाई वो आगे जाएगा कि आप आगे जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं बच्चों अब भी वक्त है, मेहनत करो जमकर, ठीक है ना। ये सब फालतू का टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है कि हाँ सर ये बताया था नहीं आया। अरे बच्चों मेहनत करो, बस ये हम बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर को। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का है, 70 नंबर का होगा। और बायोलॉजी में तो भाई ये बेनिफिट है कि आपको मतलब यहां से 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। तो 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। और 70 में अगर कोई भी कितना भी वीक स्टूडेंट है, अगर 50 भी कर लिया, मानते हैं 20 नंबर का छूट गया, तो उधर तो 30 मिल गए, तो 80 तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, हिंदी में एक चीज और सुनिएगा, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ ये हुआ बच्चों के साथ, क्योंकि हिंदी में फिक्स नहीं होता। पद्यांश इतने चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर कहां से आ जाए नहीं पता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें फिक्स होता है। इंग्लिश को भी छोड़ दें, उसमें भी बच्चों सप्लीमेंट्री और प्रोज में नहीं पता किस चैप्टर से आता है। हाँ मतलब इतना जरूर है कि मतलब आपके जितने चैप्टर हैं उसी में से देगा, लेकिन एकदम फिक्स नहीं होता। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और हम बात करें बायोलॉजी या फिर मैथ, इनमें तो फिक्स होता है ना कि इस चैप्टर से 5 नंबर का आएगा, इस चैप्टर से 7 नंबर का आएगा, इस चैप्टर से 8 नंबर का आएगा। इसलिए अब कंपेयर हिंदी का अदर सब्जेक्ट से मत करिए, क्योंकि बहानेबाज केवल यही करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं। बाकी जो मेहनती बच्चा है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस वाले पेपर को बच्चों। इस वाले पेपर को हम देख लेते हैं। आपका जो बायोलॉजी का ये पूछा गया था 2000 हमने बोला ना 23 वाला क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला जो होगा बच्चों, सबसे पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। बीजांड का वह स्थान जहां पर कह रहा है बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? माइक्रोफाइल या फिर निभाग यानी कैलाजा जिसे बोलते हैं, या फिर कह रहा है कि नाभिका, हाइलम या फिर अंड कोशिका। तो बच्चों बीजांड का वह स्थान, जो बीजांड होता है, बीजांड की स्ट्रक्चर होती है ना इस तरह से, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो बीजांड वृत्त यहीं पर होता है। तो किससे ये नाभिका होता है बच्चों? हाइलम होता है, ठीक है, नाभिका होता है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आया था कि टीबी के टीके का नाम क्या है? टीबी के टीके का क्या नाम है? आपके विकल्प है बीसीजी या फिर डीपीटी या फिर ओपीटी मतलब ओपीवी, या फिर कह रहा है कि कोवैक्सीन। अब भाई कोवैक्सीन कोविड के लिए है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बीसीजी बैसिलस क्वालमेट मतलब बैसिलस कैलमेट ग्वारिन होता है ना। बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्वारिन, ये क्या है? टीबी के मतलब टीबी में यही टीका लगता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था कि भारत में रामदेव मिश्रा जी को किस विषय का कह रहा है कि या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो रामदेव मिश्रा या रामदेव मिश्र भी इनका कहीं कहीं लिखा रहता है। तो कह रहा है कि किसके जनक हैं? पारिस्थितिकी के या फिर आनुवांशिकी के या फिर जैव प्रौद्योगिकी के या फिर मानव विकास के। तो बच्चों अगर हम बात करें तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? ये है रामदेव मिश्रा जी, ठीक है, रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहा है कि का उपयोग किसमें होता है। जेनेटिक अभियांत्रिकी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसे जीनी अभियांत्रिकी भी बोलते हैं या जीनी इंजीनियरिंग भी कहते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग, कई नाम है बच्चों। तो कह रहा है कि इसका उपयोग किसमें होता है। विकल्प है चिकित्सा में या फिर कृषि में या फिर बच्चों कह रहा है कि परजीवी जंतुओं में या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों ये सही हो जाएगा, यानी कृषि के क्षेत्र में भी प्रयोग होता है, ठीक, चिकित्सा में भी, परजीवी जंतुओं में या जीव में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब आपका इंग्लिश वर्जन में रहेगा उसके बाद, ठीक है ना, सब उसके बाद। अब दूसरा होगा बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन होगा ये इसको बोलते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी ये वन लाइनर होते हैं, आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, ठीक। अति लघु उत्तरीय से भी ये छोटे ये होते हैं, इनमें मान के चलिएगा। तो ये बस फटाक से थोड़ा थोड़ा मतलब लिखना है, बस आपको नंबर मिलते चले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, केवल माइंड काम करता है, आप चाहे जितना पढ़ लो, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसा लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आंसर पता रहता है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा आपका पर्यावरण वाला इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, थोड़ा आप सोच समझकर, आपके परिवेश से जुड़ा, आपके माहौल से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जैसे भाई प्रकाश संश्लेषण आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में अगर पता हो बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक, ग्लूकोज बनता है, और साथ ही क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक। यानी अगर हम बात करें ग्लूकोज तो ये संचय हो जाता है जैसे प्लांट्स में, और बात करें तो ऑक्सीजन निकलती है, और वो ऑक्सीजन जीव जंतु क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, तब CO2 छोड़ते हैं। तो इसमें कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ये होती है बच्चों O2, यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो भाई तोड़ने जोड़ने वाला दोनों बताया है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है बच्चों, तो उसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पूरा नाम है, प्रतिबंधन एंजाइम लिख दीजिए, बहुत है। तो प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक, प्रतिबंधन एंजाइम है जिसको बोला जाता है, मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और एक चीज और है बच्चों, तो ये तो तोड़ता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आणविक कैंची कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। और एक एंजाइम होता है जो जोड़ने का काम करता है, तो भाई जोड़ता कौन है, तो जोड़ता है जो बच्चों, उसका नाम है, उसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम का काम है जोड़ना, तो भाई तोड़ना जोड़ना दोनों हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र, मतलब कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। भाई हमको पता है ना, एक समयुग्मी, मतलब एक समयुग्मी होता है, विषम, तो यानी एक तो XX होता है, ठीक, और एक XY होता है। यही दोनों तो क्या करते हैं भाई, लिंग का निर्धारण करते हैं। तो बस ये लिख देना था कि XX और XY, ठीक है ना, यही क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। भाई XX या फीमेल में, XY मेल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या क्या कार्य होता है। अब लीडिंग कोशिकाएं होती कहां है बच्चों, तो लीडिंग नर जनन तंत्र में देखिए पूरा बताया था, लीडिंग कोशिकाएं वृषण में होती हैं, और वृषण में जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक, लीडिंग कोशिकाओं का अगर हम बात करें बच्चों कार्य, तो इनका क्या कार्य होता है, तो इसमें से एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन्स निकलता है बच्चों। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, तो उस हार्मोन्स का नाम है, ठीक, टेस्टोस्टेरोन, 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 ठीक, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है। और ये हार्मोन्स करता क्या है, ये
द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है ना। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स। और इसी लीडिंग कोशिकाओं में यानी वृषण में ही स्पर्म यानी शुक्राणु का भी निर्माण होता है। तो ये है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। समझ में आया बच्चों? ये जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक, और उसके बाद जैसे शुक्राणुओं का निर्माण, कंधे चौड़े हो जाना, शरीर पर बाल उगना, आवाज में भारीपन, ये सब द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में आते हैं। तो इनका नियंत्रण कौन करता है, यानी इनको नियंत्रित व नियमित कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स। कहां निकलता है? लीडिंग कोशिकाओं में, ठीक, मतलब लीडिंग कोशिकाओं में। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता तप्त स्थल। तप्त स्थल का मतलब इसी को हॉट स्पॉट बोलते हैं, इसी को हॉट स्पॉट। अब यहां पे पता चला हॉट स्पॉट आ गया, बच्चे कहेंगे सर पता नहीं कहां से पूछा था। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट होता है बच्चों तो ऐसा क्षेत्र जहां की जैव विविधता जो होती है, यानी जो जीव जातियों की जो विविधता होती है या उनका जीवन दुर्लभ होता है, ठीक, जहां की जैव विविधता संकट में होती है, वो स्थल होता है कौन सा? तप्त स्थल। नाम ही है तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। जैसे अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें आपका अगर जैसे होता ना कि पश्चिमी घाट हो गया, उत्तरी हिमालय, ये जैव विविधता है, मतलब ये हॉट स्पॉट है, ठीक। जैसे उत्तरी हिमालय हो गया, दक्षिणी मतलब जैसे हमने बताया कि पश्चिमी घाट हो गया, उत्तरी हिमालय हो गया, तो ये सबके सब क्या है? हॉट स्पॉट में आते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। अब पांचों एक एक नंबर वाले होंगे, इंग्लिश में भी ये चीज रहेगा, ठीक। अब उसके बाद बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन शुरू होगा वो आपका लघु उत्तरी 1 होगा, क्योंकि 2 आता है, लघु उत्तरी 1, लघु उत्तरी 2 दोनों आता है। अब लघु उत्तरी 1 में बच्चों जैसे ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले होंगे, यानी ये भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है। जैसे दिया है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को केवल नामांकित चित्र बनाइए। देखिए केवल नामांकित चित्र, तो द्विकुंडलित संरचना है ना बच्चों, इस तरह से द्विकुंडलित जो संरचना होती है, तो वही कह रहा है कि वो जो द्विकुंडलित हेलिक्स है उसकी स्ट्रक्चर आपको क्या करना है भाई? उसकी स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक, उसकी स्ट्रक्चर को बनाना है इस तरह से, ठीक। अब उसके बाद हमको पूरा का पूरा बताना है कि भाई इसमें फास्फेट प्लस शर्करा, ठीक है ना, फास्फेट प्लस शर्करा होते हैं, और इसके बीच में क्या होते हैं? इसके बीच में भाई नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक, जो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये चीज जिसमें एडेनिन थायमीन के साथ, एडेनिन क्या होता है? एडेनिन जो थायमीन के साथ डबल बॉन्ड में, और इसमें ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में इसी तरह से जुड़े होते हैं कांतर क्रम में, ठीक। 4 नाइट्रोजन क्षार सब में होते हैं, तो ऐसे बनाना होता है। बस ये बना दिए आप, आपको मिल गए 2 नंबर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें। तो बहुत सारे रोग हैं, आप एड्स लिख सकते हो, सिफिलिस लिख सकते हो, गोनेरिया लिख सकते हो, ठीक। और ये सब के सब क्या है? यौन संचारित या यौन संक्रमित रोग हैं, और उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करना है। भाई एक नाम लिख देना है और उसका रोकथाम लिखना है। तो भाई कैसे रोका जा सकता है? अब यौन संचारित रोग को कैसे रोका जा सकता है कि भाई इससे क्या है? संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से बचें, उनके द्वारा उपयोग की गई निजी वस्तुओं से दूर रहें, यानी उनके द्वारा कपड़े वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ना छुएं, यानी उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होते हैं। और उसके बाद जैसे है कि भाई क्या है कि जैसे किसी भी अनजान व्यक्ति से लैंगिक संपर्क ना रखें। तो ये सभी के सभी क्या है? इससे बचाव के उपाय हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है बच्चों? बचाव के उपाय में आ जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि टर्नर तथा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए बच्चों टर्नर सिंड्रोम में बात करें हम, देखिए 3 है, तीनों बता दे रहे हैं। एक होता है डाउन, पहला होता है बच्चों डाउन सिंड्रोम, ठीक। डाउन सिंड्रोम पहला होता है, तो डाउन सिंड्रोम में 2n+1 होता है, ठीक। या इसको ऐसे करें तो इसको हम 44+ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यानी जैसे x ये इसमें होकर के एक एक्स्ट्रा हो जाता है, एक आपका एक्स्ट्रा हो जाता है,
ठीक है, याद रखना 44 गुणसूत्र होता है तो जो 46 होता है, लेकिन 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम का है। ठीक, नाम है डाउन लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। और टर्नर की बात करें बच्चों, तो टर्नर में जो होता है, तो टर्नर में एक की मतलब कमी हो जाती है। टर्नर में जैसे 44, अब जैसे इसको लिख सकते हैं 2n-1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 44, अब उसके बाद प्लस यहाँ पे x अकेले लिख सकते हैं या फिर दूसरा ऐसे दर्शाने के लिए x हो, तो इसका मतलब केवल यहाँ पे एक ही रहेगा बस। ठीक, और उसके बाद क्लाइन फिल्टर है, क्लाइन फिल्टर, तो क्लाइन फिल्टर में बच्चों, क्लाइन फिल्टर में 44 प्लस जैसे x y हो जाएगा, या फिर 44, ठीक, या फिर कहेगा बच्चों 44 प्लस जैसे x और y ऐसे करके हो जाएगा। ठीक, इसमें तो 3 या 4 बढ़ जाते हैं, तो ये होता है, ये क्लाइन फिल्टर का है, ये टर्नर सिंड्रोम का है और ये डाउन सिंड्रोम का है। ठीक है, ये कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है। तो याद से मतलब याद कर लेना इसको, इसमें गुणसूत्र बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है। अब भाई दोहरा निषेचन कम से कम 4 से 5 बार बताया होगा। द्वितीय निषेचन, दोहरा निषेचन। बच्चे गलती क्या करते हैं, बस आज की 2 से 4 दिन के अंदर की वीडियो देख लेंगे, पिछली वीडियो भाड़ में जाए, और उसके बाद सारा दोष टीचर पर, नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं आया। यही करते हैं, है ना, यही करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि प्लेलिस्ट में 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, अरे कभी देखा नहीं देखा ना, तब कहेगा कि बस जो मॉडल पेपर ही बता दिए पूरा आना चाहिए यही, तब तो ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो द्वितीय निषेचन या दोहरा निषेचन किसने खोज किया था, आपको बताना है। ये कमेंट करिएगा भाई, इतनी बार बताया, ये तो बता ही सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों कि मेंडल के पृथक्करण का नियम, तो भाई इसको तो हमने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और उसके बाद बात करें तो इसमें मतलब जो और भी जो जैसे है नहीं कि जैसे है कि भाई इसमें क्या बोलते हैं सह प्रभाविता वाला, ये सब जितने मेंडल के जितने नियम है और उसके अलावा जो नियम है सब बताया है बच्चों। 5 नंबर वाले में भी इसको बताया है, देख लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। ठीक, अब उसके बाद इस तरह से इंग्लिश में भी देगा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये लघु उत्तरी पार्ट 2 होगा, लघु उत्तरी यानी 2 होगा। अब इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे ना वो सब 3 नंबर वाले होंगे, 3 नंबर वाले, और 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की संख्या कुछ ज्यादा ही होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला है 4 के का कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, आपको पता है कि नहीं, 3 नंबर वाले में ये चीज बताया गया है बच्चों कि जैव उर्वरक जिसको बोलते हैं, भाई यहां पे हमने बताया है कि जो जैव उर्वरक क्या है और ये क्या करता है। तो जैव उर्वरक क्या है, तो ये रासायनिक खादों की तुलना में, पहली बात तो ये कम समय में ठीक काम करता है, लेकिन इसका असर बहुत ही बढ़िया होता है। और इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को नाम दिया गया, उन्हीं को कहते हैं जैव उर्वरक। ये पौधे की या मिट्टी की मतलब पौधे में क्या करते हैं, उपज को बढ़ा देते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे अगर नाम में बच्चों हमने बहुत सारे बताए थे, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, और उसके बाद माइकोराइजा, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये सबके सब होते क्या हैं, ये सबके सब क्या हैं, जैव उर्वरक हैं। ठीक, ये काम करते हैं। अब उसके बाद दूसरा है कि मरुस्थलीय पौधे तथा जंतुओं के अनुकूलन पर। ठीक, यानी मरुस्थलीय पौधे, अब पौधे जैसे आ गया और जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, तो मरुस्थलीय पौधे वहां पर कैसे होते हैं, तो भाई मरुस्थलीय पौधे अपने में अनुकूलन मतलब किस प्रकार बनाते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती है, यानी जल की खोज में। ठीक है, जल की खोज में जाते हैं लेकिन फिर भी उस प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता, इसलिए क्या होती है, उनकी जो पत्तियां होती हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, उनकी एक पत्तियां है, नेचर के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने पत्ती यानी अपने पत्तियों के ऊपर एक मोटा कवच बना देती है, एक मोटा क्या करते हैं, कवच लेयर बना देती है। जैसे नागफनी में देखिए कांटे हो जाते हैं, ठीक, बबूल वगैरह में भी ये कांटे, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, तो उसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर से कांटे हो जाते हैं। अब वो कांटे बन जाएंगे तो भाई सूर्य का प्रकाश कितना भी तेजी रहेगा, उसमें से यानी पौधे का जल जो है वो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार उनमें क्या है, अनुकूलन हो जाता है। ठीक है, ये चीज। और जंतुओं में कैसे होता है, तो भाई जो मरुस्थली में जो जीव होते हैं उनमें
जो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है, यानी जो वो मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, जैसे नॉर्मल जीव जंतु मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, बल्कि उनमें जो मूत्र होता है अपशिष्ट पदार्थ छन करके बाहर निकलता है, बाकी उसी मूत्र का फिर से वो जल के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से उनमें होता है। तो ये सब क्वेश्चन अपने माइंड से भी लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं कि ये सब बताया जाए तभी लिखें। अब देखिए इसका रिश्ता, मतलब यहाँ पे इसका रिश्ता दे दिया है, मतलब स्कैरिस रोग दे दिया है, ठीक, जो फीता कृमि वाला बताए थे, उसके बचाव उपचार लिखना है, ठीक है। अगला है कि अनिषेक जनन क्या है और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो अनिषेक जनन भी बताया है, अनिषेक ना भी है कि बिना निषेचन के, ठीक है, यानी बिना निषेचन के हो जो जनन होता है वो अनिषेक जनन है। अब जैसे मधुमक्खियों में तो बताए थे बच्चों, मधुमक्खियों में जनन कैसे होता है, तो हमने बताया था मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खियां, रानी मधुमक्खी, ठीक, दूसरा नर या ड्रोन मधुमक्खी और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। तो ये चीज होता है। और नर वाला जो होता है भाई वो तो केवल क्या है, जनन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जबकि अगर हम बात करें तो रानी मधुमक्खी के अंदर ये क्षमता होती है, वो अनिषेचित अंडे से भी क्या करती है, संतान उत्पत्ति की क्षमता रखती है, ठीक। तो इस पूरी प्रक्रिया को बताए हैं 3 नंबर वाले टिप्पणियों में, ठीक है, देख लेना अच्छे से। अब बार बार ये चीज ना कहना कि हाँ सर कहां था, क्वेश्चन मिला ही नहीं। तो उसके बाद ये आपका इंग्लिश में रहेगा। अब फिर से बच्चों, और अगला जो होगा 5वें में, उसमें भी सारे क्वेश्चन 3 नंबर, हमने बोला जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, ठीक, उनके क्वेश्चन मतलब संख्या ज्यादा रहेगी। तो 5 के काम में देखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जीनियत्री क्या है वही चीज, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका उपयोग लिख देना है। अब उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में कोई 3 अंतर, अब अंतर नहीं लिख सकते तो भाई समझ लीजिए क्या तैयारी है, अब हम क्या बताएं, ठीक। डीएनए आरएनए में बहुत सारे अंतर है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में लाखों न्यूक्लियोटाइड की होते हैं, ठीक, इसमें हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में अगर हम बात करें तो थायमीन क्षार होता है, आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है, ठीक। ये से डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं यानी द्विकुंडलित संरचना होती है, एक इसकी एकल कुंडलित या एकल सूत्री होती है, ठीक। तो इस तरीके से आप बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं। अगला है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है ना। आपको यह भी बताया गया है कि मानव इंसुलिन क्या है, कि मनुष्य में इंसुलिन कहां पाया जाता है, बीटा कोशिकाएं होती हैं किसमें, अग्न्याशय में, वहां से हैंगर लेंस की दूपिकाएं होती हैं, ठीक, ठीक है ना, लैंगर हिंस की दूपिकाओं में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, अभी 5 नंबर वाले में मलेरिया वाला पूरा बताया गया, लेकिन यहां पर तो 3 नंबर में ही आया था, तो जरूरी नहीं 5 में ही आए बच्चों, ये आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब उसके बाद जो आपका छा का है, इसमें भी सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले। फिर भी समझ जाना बच्चों कि जो 12 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर वाले होंगे, यानी पूरे के पूरे 70 में से 36 नंबर का केवल 3 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। यानी 4 देखिए, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तीनों में 4-4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो 4×3=12, इस हिसाब से 36 नंबर का। देखिए मेंडल के योगदान का पूछ लिया है। अगला है कि निम्नलिखित के बीच अंतर लिखना है, समष्टि, ठीक, समष्टि और समुदाय लिख देना है, या फिर कह रहा है कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, पीछे वाला एकदम, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन का अगर हम देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए पीसीआर, तो इसको टिप्पणी वाला जो वीडियो है देख लेना, पीसीआर, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर होता क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अच्छे से बताया है। और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुभ्रूणता लिखना है। अब इसको बताने की जरूरत है नहीं, कम से कम 3 बार बताया होगा कि बहुभ्रूणता क्या हो। अधिकांश फलों में क्या होता है कि एक ही भ्रूण होता है, उसी से ठीक वो परिपक्व होता है, लेकिन जब एक से अधिक भ्रूण हो जाए बीज में तो वो बहुभ्रूणता होता है, ठीक। और बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, संतरे में किया था, किसने किया था बता देना, ठीक है। अगला फल का निर्माण, तो फल का निर्माण कैसे होता है, तो भाई बीजांड से बीज का निर्माण होता है, अंडाशय से अंडाशय के परिपक्व भाग से फल बनता है। तो इस थोड़ा थोड़ा दोनों में लिख देना है, तो 1.5 नंबर के हिसाब से 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। उसके बाद अब हम बात करें बच्चों, ये इंग्लिश में फिर से रहेगा। अब जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न होगा, विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न होगा, ये सबके सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, जैसे वही पहला दे दिया है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। अब नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र, दोनों में एक जरूर कुंडली मारकर बैठेगा,
ठीक है ना। हमने फिर से बता दिए, फिर से आपको बता दे रहे बच्चों, अगर 5 से 7 सेट बन रहा है तो लगभग 2 से 3 सेट में रहेगा, नहीं तो अथवा में दूसरा भी तो ऑप्शन रहेगा ना, जरूरी नहीं। अब यहां पे कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये हमारे में नहीं आया था, 7 सेट बनते हैं ना, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, किसी में मादा जनन तंत्र आ जाएगा तो किसी में इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक दे देगा, ठीक, द्वितीय गौड़ लैंगिक लक्षणों के बारे में दे देगा, किसी में माहवारी दे देगा, ठीक, किसी में शुक्राणु की संरचना का पूरा का सचित्र वर्णन दे देगा। तो जरूरी नहीं कि सब में ही आएगा, ठीक, लेकिन चैप्टर से आएगा, इतना याद रखना, ठीक, इस चैप्टर से आएगा। अथवा में भाई कह दिया प्लेसेंटा दे दिया है, ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, याद है ना, अपरा को अच्छे से समझाया था, अपरा के बारे में, अपरा क्या है, अपरा के कार्य क्या है, अपरा होता क्या है। तो जैसे गर्भाशय में कोई शिशु होता है बच्चों, ठीक, गर्भाशय में कोई शिशु होता है तो इसमें जो भोजन व, ठीक है ना, भोजन मिलता है तो एक नाल के द्वारा, तो ये जिससे जुड़ा होता है गर्भाशय से वही अपरा कहलाता है। अपरा के कार्य क्या है, तो इसको भाई इस अपरा से कार्य क्या है, तो इससे भ्रूण को यानी बच्चे को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक, और कहां से पूरा मिलता है, तो मां के रक्त से, ब्लड से ही इसको पूरा पोषण मिलता है। तो ये अपरा वाला पूरा अच्छे से बताया गया है, ठीक है। और रेड डाटा बुक दे दिया है, ठीक है ना। अब रेड डाटा बुक तो इसको बताने की क्या जरूरत है भाई, कितनी बार बताया होगा हमको खुद नहीं पता, रेड डाटा बुक है, ठीक है। तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि पेपर बहुत ज्यादा, ठीक, डिफिकल्ट नहीं होता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्या होगा, फिक्स रहता है ना कि हर चैप्टर से इतने नंबर का आएगा। जैसे हमने बताया ना कि केवल हिंदी और इंग्लिश ऐसे हैं कि इसमें अगर 5 से 6 चैप्टर हैं, किस चैप्टर से देगा नहीं पता होता है, कि पहला दूसरा दे सकता है, तीसरे का दे सकता है, चौथे का दे सकता है। लेकिन बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इसमें बटा होता है कि इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर का इतना नंबर का क्वेश्चन, इस चैप्टर का इतना नंबर का क्वेश्चन, ठीक, ये चीज ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इंग्लिश में रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें के बाद मतलब हाँ 7वां, इसमें देखिए भाई, सॉरी हाँ 8वां है कि 7वां है भाई, ये मिसप्रिंट है, ठीक। जैव विविधता लिखा है, जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखना है, सही से ये पूरा ये धुंधला हो गया है, ठीक। जैव विविधता दिया गया है और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो जैव विविधता के भाई बताया है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और इसका संरक्षण हम बात करें बच्चों, तो इसका संरक्षण 2 तरह से किया जा सकता है, एक स्वस्थाने, आपको पता है ना, स्वस्थाने, और उसके बाद बहिस्थाने, ठीक, बहिस्थाने। तो स्वस्थाने, बहिस्थाने या इसी को उत्स्थाने कहते हैं, ठीक। अब अभी तक आप देख सकते हैं, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक आप देख सकते हैं कि भाई कितना क्वेश्चन है मिला है, पढ़ाया हुआ भी कि नहीं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाता है, वहीं पर आप घूम जाते हो, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप सोचते हो कि 1 महीने पढ़ करके मैं टॉप कर जाऊंगा, ठीक है, नहीं, उसको मतलब समझना पड़ेगा ना डीपली। अथवा में देखिए दे दिया है आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में दे दिया गया, ये भी क्वेश्चन बताया गया है लॉन्ग वाले में, ठीक है। पहले वाली वीडियो देखिएगा जिसमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक, 5 नंबर वाले में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिएगा अगला जो भी ये इंग्लिश में होगा, उसके बाद फिर आपका जो अगला क्वेश्चन होगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, ठीक, इस पर नहीं बताया है। सूक्ष्म जीवों में कहां ऊपर, डेयरी उद्योग में होता है, सिरके के उद्योग में होता है, पेय पदार्थ के उद्योग में होता है। तो ये तो पूरा 5 नंबर वाले में, आपका 5 नंबर वाले में भी बताया है, 3 नंबर वाले में भी बताया है बच्चों, ठीक है। अथवा में देखिए क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों में अथवा अथवा कर रहेगा, इसके लिए तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे दे दिया है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, इसके विभिन्न उपयोग का, तो भाई कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में जैसे बीटी फसल, बीटी कपास वगैरह करते हैं, तो आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो स्वास्थ्य में बहुत मानव, जैसे मानव इंसुलिन वगैरह है, ठीक, मानव इंसुलिन, तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा। पारजीवी जंतु में, तो जैसे पारजीवी जंतुओं में जैसे डॉली भेड़, ठीक है, कागा गाय, मीरा बकरी, वो सब बताया है, तो ये सब उपयोगिता में आ जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी रखना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है,
ठीक है, हमने बोला एक दो सेट में ऐसा होता है आगे पीछे, लेकिन आगे पीछे हो जाता है बस कुछ ही क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, नहीं जिसने पढ़ा है वो पूरा का पूरा फोड़ कर आएगा, ये तो तय है। ठीक है, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।